नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। वहां पे आज वोटिंग खत्म हो गई। इस बार मतदान शांतिपूर्वक रहा और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हुआ बिहार में। अब रिजल्ट आने वाले हैं 14 तारीख को। 14 तारीख को पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बिहार चुनाव के रिजल्ट का मध्य प्रदेश पर क्या असर होगा। दावा किया गया है कि बिहार चुनाव के रिजल्ट से एमपी की सियासी तस्वीर भी बदलेगी। तो क्या बिहार चुनाव के बाद एमपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर पूरी मंत्रिमंडल बदल जाएगी? आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एमपी राउंडअप में जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल ये कि क्या बिहार चुनाव के रिजल्ट का एमपी में असर होगा, और अगर होगा तो क्या होगा? देखिए, किसी भी चुनाव का जो असर होता है वो आगामी आने वाले दूसरे प्रदेशों के चुनाव में निश्चित तौर पे पड़ता है जी। क्योंकि जिस भी पार्टी की जीत होती है उसमें एक तो उत्साह का सृजन होता है और वो जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गई है उन मुद्दों को वो अगले जो चुनाव होने वाले किसी प्रदेश में उसमें भी बनाने का प्रयास करती है। मध्य प्रदेश में अभी समय है, करीब 28 में चुनाव होंगे जी। और इसलिए इस तरह की कोशिशें जारी हैं कि बिहार में पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को बढ़ोतरी मिले और इसके लिए तमाम प्रयास किए गए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी लगातार उन्होंने सभाएं की, रोड शो किए और इसके साथ साथ बहुत सी घोषणाएं भी की, विकास की बात की कि हम विकास करेंगे। ये तमाम जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी की बात की, तमाम जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे अपना ध्यान केंद्रित किया और ये कोशिश है कि किसी भी तरह से ये इन प्रकारेण बिहार का चुनाव जीता जाए, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से करीब 20 साल से वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है और ऐसा माना जाता है कि इतनी लंबी सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन भी मतदाताओं को दिए गए हैं, जिसमें से आप देखिए कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए हैं डायरेक्ट। ये बहुत बड़ी राशि होती है और किसी भी महिला के लिए 10,000 रुपये की राशि काफी होती है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि वो अपना अगर कोई उद्योग लगाना चाहती हैं तो 10,000 रुपये से शुरू करें और उसके बाद अगर उनके उद्योग में दम होगा तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। उन्होंने भी तरह तरह के वादे किए हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा जो 30,000 रुपये एक मुश्त हम महिलाओं को देंगे, माई बहन योजना जी 2,500 रुपया जो महीना मिलता है उसका हम एक मुश्त 30,000 रुपये दे देंगे। विकास की बातें कही हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कही गई हैं। वहां पर आपके प्रियंका गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तेजस्वी यादव ने तो लगभग एक दिन में 18 से 20 सभाएं की हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए, ये तो मतदाता पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने वोट का उपयोग करता है और किस पार्टी को जिताता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो एनडीए को कम सीटें मिली हैं उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में है। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा प्रत्याशी जीतते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और जब इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा कि जब शिंदे जी के साथ सरकार बनाई थी तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा प्रत्याशी जीत गए तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। तो उनकी अपनी एक रणनीति होती है, उसके तहत वो किस तरह की कार्यवाही करते हैं इसका अंदाजा किसी को होता नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि एमपी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एमपी के जो अभी हालात हैं सियासी, ये एमपी में इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, एनडीए की जीत होती है, तो मोहन यादव का कद बढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने अभी वहां काफी प्रचार किया है और यादव बहुल इलाका माना जाता है आपका बिहार।
इसलिए भी शायद मुख्यमंत्री को वहाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहाँ भेजा गया था कि आप वहाँ पे सभाएं लीजिए, और उन्होंने काफी सभाएं भी ली हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुझे लगता है कि मोहन यादव का कद बढ़ेगा, लेकिन अगर वहां हार होती है तो फिर हो सकता है कि कुछ फेरबदल भी हो जाए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से फेरबदल करती है ये तो हमने अभी सबसे पहले गुजरात में भी कुछ दिनों पहले ही देखा है। पूरी की पूरी कैबिनेट खत्म कर दी, सीएम को छोड़ के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, और किसी ने छू चपाट नहीं की, और उसके बाद उन्होंने ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जो एक बार जीत के आए हैं। तो उनकी जो कार्य प्रणाली है बड़ी चौंकाने वाली होती है भारतीय जनता पार्टी की। वो कब क्या करेंगे किसी को समझ में नहीं आता। देखिए अचानक से गुजरात में लोगों से इस्तीफा ले लेने का पीछे क्या कारण था? हो सकता है कि 2-3 मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ना हो, लेकिन उसके साथ पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लेना सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़ के, ये बहुत बड़ी चीज है। किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि विद्रोह भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी इमीडिएट तो एकदम असर नहीं होगा, लेकिन 14 तारीख के चुनाव के परिणाम के बाद हो सकता है कि कुछ सुगबुगाहट शुरू हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती तो मोहन यादव की खिलाफत भी, मुखालफत भी हो सकती है कि भाई इनको हटाया जाए। वैसे भी क्या है कि चूंकि कुछ सीनियर्स जो लीडर्स हैं तो वो अपना संतोष भी व्यक्त कर चुके हैं उनके कई बार मीटिंग में भी, और आपके उसमें जो मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने, प्रद्युम्न सिंह तो स्पष्ट तौर पे कहा था ग्वालियर नरक बन गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसके साथ साथ अभी आपको ये भी शायद जानकारी होगी कि जो मंत्रियों के परफॉर्मेंस की भी जांच हो रही है कि किस मंत्री ने अच्छा काम किया, किस मंत्री ने काम नहीं किया। तो उस आधार पर भी मंत्रिमंडल में फेरबदल, क्योंकि ये तो अभी सीएम ने बिहार चुनाव प्रचार पे जाते वक्त ही ऐसा बोला था कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस तो देखा ही जाना चाहिए, 2 साल हो गए सरकार बने हुए। जी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। देखिए जब आपने किसी को मंत्री बनाया है तो उसके विभाग में कितना काम किया उस आदमी ने, वास्तव में किया कि नहीं किया, ये परफॉर्मेंस की देखने की जरूरत तो है। और मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि जो अपना मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनके विभाग में काम हुआ, जो जनहितैषी योजना है वो जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची, डेवलपमेंट की जो बात है वो हुई कि नहीं हुई, ये तमाम चीजों का जो परफॉर्मेंस देखने की वाली बात है, तो उसका आकलन तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा भी है कि हम इसका आकलन करेंगे, और जब आकलन करेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें सामने भी आएंगे। कई मंत्री ने बहुत अच्छा भी काम किया होगा, कई मंत्रियों ने काम उतना स्तर का नहीं किया होगा जितनी उनकी अपेक्षा की जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब वो मंत्रिमंडल में विस्तार की जहां तक सुगबुगाहट है वो तो बहुत लंबे समय से चल रही है, और 2 साल से इस तरह की जो चीजें हैं, जो मुख्यमंत्री के पास काफी सारे विभाग हैं, दूसरा गृह विभाग जो है उनके अंडर में आता है, उसको लेके भी काफी आलोचनाएं हुई कि पुलिस एकदम निरंकुश हो गई है। जैसे सिवनी में डीएसपी ने लूट कर दी, इधर एक भोपाल में अपनी मित्र के घर से वो डीएसपी जो थी, पीएचक्यू मैटर्स थी, वो पैसा लेके भाग गई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हैं जो पुलिस का मनोबल गिरा रही हैं और पुलिस की बदनामी हो रही है। तो ये भी सोचा जाएगा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास चूंकि बहुत काम होता है, इसलिए बहुत से विभाग बदल भी दिए जाएं और दूसरे लोगों को दे दिए जाएं। लेकिन ये तमाम चीजें जो होंगी, ये सब चुनाव जो निर्णय होगा बिहार का, और उसके बाद फिर वहां किस तरह की परिस्थिति बनती है, सरकार बैसाखियों के सहारे चलती है कि फुल फ्लैश चलती है, ये तमाम चीजों का आकलन अभी करना मुश्किल होगा, क्योंकि वोटर क्या चाहता है ये बड़ा कहना कठिन होता है। तो मेरा सवाल ये भी है कि बिहार में बम्पर मतदान हुआ है, तो क्या यहाँ भी महिलाएं फैक्टर हो सकती हैं, जैसे कि एमपी में महिलाएं फैक्टर हुई थी, और एमपी में भी जबरदस्त मतदान हुआ था, आपको याद होगा। देखिए मतदान हुआ था, और अक्सर तो ये कहा जाता है कि अगर मतदान बहुत ज्यादा हुआ है तो वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण होता है, लोग ऊब जाते हैं। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में इसका उल्टा हुआ था, चूंकि जो लाडली बहना की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की थी, उससे महिलाओं का एकदम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलट गया था। वही स्कीम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वहां पर बिहार में अपनाई है, और 10-10 हजार रुपए जो दिए उन्होंने अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए,
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, किसी भी महिला को अगर 10,000 रुपये, आप गरीब घर की महिला को 10,000 रुपये मिलते हैं और उससे वो सिलाई मशीन खरीद लेती है या कोई भी चीज खरीदती है, छोटा मोटा बिजनेस करती है, कुटीर उद्योग लगाती, तो उसका फायदा तो उसको और उसके परिवार को मिलता है। तो ये इस समय जो एक ये पैसा बांटो और वोट लो, ये जो स्कीम अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी दिल्ली के चुनाव में, वो अब सब राजनीतिक पार्टियों ने उसको अपना लिया है और उनको ये लगने लगा है कि इस तरह की घोषणाएं करने से और पैसा बांटने से हमको वोट मिल सकता है और हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं। तो महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के वोट दिया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो जो 10,000 रुपये उनको नगद मिले, उनके सबके खाते में आए हैं, उसके कारण भी महिलाओं में उत्साह। उनको लगता है कि भाई अगर ये सरकार जीत जाएगी तो हमको 2 लाख रुपए का भी लोन मिल जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालती हैं, चुनाव में भी इम्पैक्ट डालती हैं। और महिलाओं की एक बहुत बड़ा आधी आबादी महिलाओं की कही जाती है, तो जब महिलाएं वोट डालने के लिए तत्पर हैं और भारी संख्या में वोटिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि ये इसका फायदा निश्चित तौर पे जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसी तरह का फायदा एनडीए को बिहार चुनाव में 10-10 हजार रुपए की जो स्कीम चलाई थी उन्होंने, उसके कारण मिलेगा। लेकिन वहां भी दूसरी तरफ जी एक मेरा और आखिरी सवाल ये है कि अभी राहुल गांधी पचमढ़ी में आए थे, वहां पे उन्होंने वोट चोरी का मामला उठाया और आरोप लगाया कि जैसे हरियाणा में हुआ तो वैसे एमपी में भी हुआ था वोट चोरी, और बिहार में भी वो लगातार ये मामले को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा वहां पे? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा बहुत तेजी से राहुल गांधी ने उठाया था और पूरे प्रदेश में वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो बन गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है, जिस तरह से उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे रखे थे और जिस तरह से पुख्ता प्रमाण दिए थे और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उससे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों में ये बात तो जरूर जाती, कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। अब हो रहा या नहीं हो रहा ये कहना कठिन है, लेकिन जो प्रमाण राहुल गांधी ने दिए और जिस तरह से उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है कि वोट चोरी हो रही है, हरियाणा में भी हुई थी, बिहार में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी हुई थी, तो वो एक कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार इस बात का जो स्पष्टीकरण कम से कम चुनाव आयोग को देना चाहिए और पूरी ताकत के साथ देना चाहिए कि जो भी कुछ भी राहुल गांधी बोल रहे हैं वो गलत है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण जारी नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों को उन्होंने सामने भी लाके खड़ा किया कि हमारा नाम काट दिया है या हमको मृत बता दिया गया है, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मतदाता के मन में एक भ्रम की स्थिति तो पैदा करती हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा तो हमारा वोट ऐसा ना हो कि हम जिस पार्टी को देना चाहते हैं उसकी जगह दूसरी पार्टी को चला जाए। तो वोट चोरी का मुद्दा एक नैरेटिव तो बन चुका है पूरे देश में। मतलब कुल मिला के यही कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग केवल गोलमोल जवाब दे रहा है और उसको घुमा रहा है इधर उधर। बिहार चुनाव का इम्पैक्ट कितना होगा मध्य प्रदेश पे, ये 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए चैतन्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।